हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। मेरा नाम है विशेष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक COP29, जो अभी अभी हमारा कल्मिनेट हुआ है बाकू अजरबैजान के अंदर। क्या हुआ है ऐसा अजरबैजान के अंदर, बाकू के अंदर, जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया इस डील को? आइए पढ़ते हैं इस क्लास में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये इन टॉपिक्स पे होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूएनएफसीसी क्या है ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल, क्या हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए थे COP28 के अंदर, और क्या ऐसी चीज़ है जो COP29 के अंदर हुई है जो भारत ने रिजेक्ट कर दिया। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यूएनएफसीसी क्या है। यूएनएफसीसी यूएनएफसीसी जैसे हमारा स्लाइड में नजर आ रहा है, यूएनएफसीसी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो 1992 में करवाया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और ये हमारा कन्वेंशन है, ये रिलेटेड था क्लाइमेट के साथ, कि क्लाइमेट के अंदर हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, किस किस वजह से हमारे जो ग्लोबल ओशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और क्या ह्यूमन रेस को इसके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो पहली बार अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी पार्टीज ने एक साथ साइन किया और एग्री किया कि हाँ ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, तो वो था हमारा यूएनएफसीसी, जो हुआ था 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर, यानी कि ब्राजील के अंदर। तो पहली बार अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट के अंदर जिसके अंदर ग्रीन हाउस एमिशंस को लेके कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो है यूएनएफसीसी, यानी कि 1992 के अंदर। इस कॉन्वेंशन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हाँ, हम सब एग्री करते हैं कि ग्लोबली क्लाइमेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो ह्यूमन रेस की वजह से है, और हम सबको मिलके इसके ऊपर कुछ काम करना है। तो इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या नेगोशिएट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि लिमिट करेगा डेंजरस गैसेस को जो कि क्लाइमेट के अंदर एमिट की जाती हैं कंट्रीज के द्वारा, और ह्यूमन इंटरफेरेंस के ऊपर इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। और इस कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था इज टू स्टेबलाइज emissions of greenhouse gases in the atmosphere at a level that would prevent dangerous एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, यानी कि ह्यूमन रेस की वजह से जो भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, उसको हमें लिमिट करना है, उसको हमें स्टेबलाइज करना है। करंटली फोकसेस ऑन इंप्लीमेंटिंग पेरिस एग्रीमेंट। आज की डेट में यूएनएफसीसी का क्या स्टेटस है? आज की डेट में हम फॉलो कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट को, जो इसी का ही एक न्यूअर वर्जन है, जिसको कि हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम देखते हैं यूएनएफसीसी की स्टोरी क्या हुआ था यूएनएफसीसी के अंदर। लेटर ऑन, बाद में फ्यूचर में जाके जो यूएनएफसीसी है इसको रिप्लेस करता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसे हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जगह है जापान के अंदर जहां पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1995 के अंदर, और इस प्रोटोकॉल को साइन किया था 192 कंट्रीज ने। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने कि एक्सटेंड किया था यूएनएफसीसी को। यूएनएफसीसी में जो कंट्रीज ने साइन किया, जिस कंट्री ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन कंट्रीज की पार्टिसिपेशन के बाद जो डिसीजन हुआ कि हमें ग्रीन हाउसेस गैसेस की एमिशंस को स्टेबलाइज करना है, लिमिट करना है, तो उसके बिहाफ पे एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन की गई थी 1995 के अंदर, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि यूएनएफसीसी का एक लीगल वर्जन है। Kyoto Protocol was an international treaty which extended 1992 UNFCCC that commits states to reduce greenhouse gases emissions based on scientific consensus that global warming is occurring and that human generated carbon dioxide is रिस्पॉन्सिबल। तो ये पहला एग्रीमेंट है जिसके अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पे डाली। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ऑन 11 दिसंबर 1997 एंड एंटर इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। 1997 के अंदर इसको साइन किया गया था, और ये किस टाइम पे हमारा फोर्स के अंदर एंटर हुआ है, किस टाइम पे इसको लीगली बाइंड किया गया है, वो डेट है 16 फरवरी 2005, एंड 192 पार्टीज ने इसको साइन किया था। द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू 7 ग्रीन हाउस गैसेज। ये हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी गैसेज हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस के अंदर इंक्लूड किया गया था। सबसे पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है। सेकंड है मीथेन, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको वियना कन्वेंशन के अंदर भी लिया गया था। पर फ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका नाम हमने सुना होगा, एसिड रेन से रिलेटेड है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड NF3।
सॉरी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जिसको कि लेटर ऑन ऐड किया गया था 2012 के अंदर दोहा राउंड में। दोहा राउंड किस चीज का है? सीओपी का। सीओपी का हमारा हर साल एक नया राउंड होता है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारे डाटा को स्टडी किया जाता है और सारी कॉन्वेंशंस या जितनी भी ट्रीटीज हमारी साइन हो चुकी हैं उसके अंदर एक नया अपडेट आता है, उसके अंदर डिस्कशन होता है। तो दोहा राउंड जो 2012 में हुआ था, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को दोबारा लागू किया गया था, जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में अभी पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर एक और गैस को ऐड किया गया था, NF3। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की स्टोरी क्या है, किस तरह से ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या ऐसी चेंजेस हुई थी और क्या क्या नई चीजें इसमें लागू की गई थी। 1992 का यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के ऊपर, जिसको हम पढ़ चुके हैं रियो डी जेनेरियो में, इट रिजल्ट्स इन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अमंग अदर एग्रीमेंट्स। उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें से मेन एग्रीमेंट था यूएनएफसीसी। 1995 में पार्टीज टू यूएनएफसी मीट इन बर्लिन। 1995 में बर्लिन में वो मीट करती हैं, जिसको कि कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हमारी फर्स्ट कॉप है जो दुनिया में हुई थी, यानी कि 1995 में हमारी फर्स्ट सीओपी हुई थी। कहाँ हुई थी? बर्लिन, जर्मनी के अंदर। और इसमें स्पेसिफिक टारगेट्स ऑन एमिशंस जो कि एग्री किए गए थे कि हाँ, यूएनएफसीसी में हमने एग्री किया था कि हम एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। उसके लिए हमने कुछ टारगेट्स को स्पेसिफाई किया 1995 के अंदर, जिसके बेस पे साइन होता है हमारा 1997 में फर्स्ट ट्रीटी, जिस क्योटो प्रोटोकॉल जिसको नाम दिया जाता है, और ये साइन होता है क्योटो जापान के अंदर, यानी कि COP3 के अंदर। और इसमें जो एमिशंस की ब्रॉड टारगेट्स हैं उनको आउटलाइन किया जाता है, कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको हमें मीट करना है। और 2004 में दो लास्ट कंट्रीज, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको ब्रॉडली साइन किया था डेवलप्ड कंट्रीज ने, और उसमें दो कंट्रीज जिन्होंने लास्ट में इसको ज्वाइन किया, जिसके बाद से इस डॉक्यूमेंट को फाइनल किया गया, वो दो कंट्रीज थे, रशिया एंड कनाडा। और 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लीगली अडॉप्ट कर लिया जाता है, लीगली स्टार्ट हो जाता है, और 7 ईयर्स के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर 2012। आगे हम देखते हैं टाइमलाइन क्या है क्योटो प्रोटोकॉल की। 2011 में कनाडा बिकेम द फर्स्ट सिग्नेटरी टू अनाउंस विड्रॉल। पहला देश जिसने 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल से फाइनेंशियल रीजंस की वजह से विड्रॉ किया, वो कंट्री है कनाडा। 2012 को हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका कमिटमेंट पीरियड समाप्त हो जाता है, जिसके बाद से ये डिसाइड किया जाता है कि इसी प्रोटोकॉल को हम वापस लागू करेंगे, इसी डॉक्यूमेंट को विदाउट एनी चेंजेस हम वापस इंप्लीमेंट करेंगे फॉर अनदर 8 ईयर्स। The official meeting of all state parties to Kyoto Protocol is annual conference of parties, जिसको कि हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड के अंदर कि हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है पार्टीज की, जिसको कॉप कहा जाता है। और ये किस चीज को इंप्लीमेंट करती है? यूएनएफसीसी को। तो अगर हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉप किस तरह की चीज है, मतलब किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, क्या कॉप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्फ्रेंस है, और ये किस चीज को कवर करती है, तो कॉप जो है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो यूएनएफसीसी के चार्टर को लागू करती है। उसके अंदर जो डिसीजन हुए थे उसी के ऊपर डिस्कशन होता है और उसी चार्टर को आगे लेके जाती है। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी 1995 में बर्लिन के अंदर हुई थी, जिसको हम लास्ट स्लाइड के अंदर देख चुके हैं, और उसी के अंदर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। फर्स्ट सीओपी के अंदर ही हमारा क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। आगे हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के सक्सेसर कौन थे। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2012 के अंदर एक्सपायर हो जाता है, उस डॉक्यूमेंट की जो लीगली बाइंडिंग एज है वो खत्म हो जाती है। तो 2012 8 दिसंबर में ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉप के अंदर ये डिसाइड होता है कि इस प्रोटोकॉल को हम 2020 तक एक्सटेंड करेंगे, यानी कि जो भी हमारे लीगली बाइंडिंग लिटरेचर है, जो भी हमारे लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज हैं, उसको हम वापस लागू करेंगे 2020 तक, और उसको वापस फॉलो किया जाएगा। और 2020 के बाद क्या होगा, उसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक नया सक्सेसर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसको कि हम 2015 तक रेडी कर देंगे। यानी कि जो नया सक्सेसर डॉक्यूमेंट बनेगा, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी न्यू होंगी, जिसमें फाइनेंसेस भी डिफरेंट होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड हुई कि 2015 तक हम डिसाइड कर लेंगे 2020 के बाद क्या किया जाएगा। ban की मून, जिनको कि हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के ये चीफ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उन्होंने सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक एग्रीमेंट पे आने के लिए कहा 2014 के अंदर, सो दैट कि हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकें। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लाइमेट चेंज समिट होती है पेरिस के अंदर 2015 के अंदर, उसके अंदर इस एग्रीमेंट का फाइनल
एग्रीमेंट के फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस रेडी कर दिए जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। पेरिस में ये क्यों साइन होता है? क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का 2015 का हमारा सीओपी है वो कंडक्ट होता है पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर फाइनलाइज होता है हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको हमने डिसाइड किया था 2015 तक हम उसे रेडी करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है पेरिस एग्रीमेंट। और इस पेरिस एग्रीमेंट हमारा क्या रहता है? सक्सेसर टू क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की टाइमलाइन समाप्त होने के बाद जिस एग्रीमेंट को दुनिया फॉलो करेगी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, टू स्टेबलाइज द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो एग्रीमेंट रहेगा पेरिस एग्रीमेंट, और इसको 2015 में फाइनलाइज किया गया। पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज। कितनी पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया? 196 पार्टीज ने। और पेरिस फ्रांस के अंदर 12 दिसंबर 2015 में ड्यूरिंग COP21 इसको अडॉप्ट किया जाता है एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। यानी कि 4 नवंबर 2016 से इसको लीगली अडेप्ट किया जाता है और 4 नवंबर 2016 से लेके 2020 तक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल एज वेल एज पेरिस एग्रीमेंट दोनों ही वर्ल्ड द्वारा फॉलो किए जा रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की अगर हमें डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। और इसके अंदर लीगली बाउंडेशन क्या है कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें रिस्ट्रेन करना है। और ये किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? प्री टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे टेम्परेचर थे ग्लोबली, उसको जो उसमें हमें कंटिन्यूसली राइज देखने को मिला है ड्यू टू ग्रीन हाउसेज एमिशंस आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस चेंज को, उस राइज को हम 2 डिग्री सेल्सियस तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इससे बढ़ने नहीं देंगे। और इनफैक्ट उसके अंदर ऐड किया गया कि हमारा एम ये रहेगा कि इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित कर दें। क्रॉसिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा क्या रिस्क हमारे जनरेट होते हैं? हमारे सिवियर क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, हमें फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, हमें हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, हमें गलत जगह पे रेनफॉल्स देखने को मिलेंगी। और ऐसे हम कुछ इंसिडेंट्स ग्लोबली देख भी रहे हैं, जहां हमने स्नोफॉल देखा है सऊदी अरेबिया के अंदर। हमें ड्रॉट्स का बढ़ता हुआ ड्रॉट्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आई है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस को जब ये क्रॉस कर जाएगा, उस टाइम पे हमें ड्रॉट्स जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड हमें बढ़ती हुई डेफिनेटली नजर आएंगी। To limit global warming to 1.5 degrees Celsius, greenhouse emissions should peak by 2025. तो as per scientific studies, अगर हमें 1.5 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए हमें 2025 तक अपनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को पीक करना होगा। यानी कि अगर हम इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें एक तरफ हम कितना हमारा ग्रीन हाउसेस एमिशन हो रहा है और दूसरी तरफ हम ईयर्स लिखना शुरू करें कि 2020 में कितना था, 2050 में कितना था, तो 2025 तक हमारा जो पीक है ग्लोबल ग्रीन हाउसेस एमिशंस का वो हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद हमारे एमिशंस कम होने चाहिए, तभी हम अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाएंगे। एग्रीमेंट जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है ये 5 ईयरली साइकिल्स के ऊपर काम करता है। हमारे हर 5 साल में एक एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स होंगे, एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शंस होंगे जो हमें डिसाइड करने हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा वर्ल्ड वाइड। और ये 2020 से ही हमें 5 ईयर एक्शन प्लान्स बनाने हैं, जिसके अंदर हर कंट्री को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेरिस एग्रीमेंट के तहत सीओपी के अंदर सबमिट करने हैं, जिसमें उसको अपने खुद के टारगेट बताने हैं कि नेक्स्ट ईयर के हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं, हम अपनी ग्रीन हाउसेज एमिशंस को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं, हम डिफॉरेस्टेशन का क्या कर रहे हैं, हम एफॉरेस्टेशन का क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से फंड्स को यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम क्या नया अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस सब से रिलेटेड कंप्लीट डाटा कंट्रीज को सिंस 2020 एनडीसीज के अंदर शेयर करना है बेस्ड ऑन द पेरिस एग्रीमेंट, जिसके वजह से हम 5 ईयरली साइकिल्स जो अपने एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन है उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम और क्या क्या कर चुके हैं। एग्रीमेंट रीअफर्म्स दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। हमारे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्शंस को फाइनेंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वहाँ इतनी बेरोजगारी है, लोग इतने गरीब हैं, वो
अभी लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्लाइमेट के ऊपर कहाँ से एक्शन लेंगे। तो उस वजह से इसके अंदर ये एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी साइंड है कि डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे और फाइनेंसिस भी प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए, सो दैट वो अपने एनर्जीज को नॉन रिन्यूएबल पे रिन्यूएबल पे शिफ्ट करें, डीफॉरेस्टेशन को कम करें, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाएं, अपना ग्रीन फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएं, सो दैट हमारे ग्लोबल टारगेट्स अचीव हो सकें। अंडर पेरिस एग्रीमेंट्स कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। इस एग्रीमेंट के अंदर हमने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जो कि नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी यूज की जाएगी। एक ऐसा फ्रेमवर्क हमने बनाया जिसके अंदर हर कंट्री को, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, उसको अपने सारे एनडीसीज जो हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंटली एक एक डाटा को प्रोवाइड करना है कि उसके किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ से वो फंडिंग कर रहा है प्रोजेक्ट्स की, कौन से प्रोजेक्ट को बंद करने का उसका प्लान है, क्या उसने उसके ऊपर एक्शंस लिए हैं, और किस कंट्री, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है तो उसने किस कंट्री को पर्टिकुलरली लोन दिया है या कोई ग्रांट दिया है, सो दैट कि वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। उनको पूरा डाटा अपना ट्रांसपेरेंटली शेयर करना है प्रोजेक्ट वाइज, सो दैट हम ग्लोबल जो हमारे ग्लोबल टारगेट्स हैं उसके अंदर हम इस डाटा को फीड कर सकें और हम ग्लोबल टारगेट्स को अपने आप असेस कर सकें। और ये जो अचीवमेंट और ये जो हमारा एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है, ये 2024 से इसको लागू किया गया है। और ये COP28, जिसके ऊपर लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स के अंदर कि COP28 में ऐसा क्या हुआ है। COP28 जो है हमारा दुबई के अंदर हुआ था लास्ट ईयर के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे नए चेंजेस हुए थे, बहुत सारी नई चीज़ें अडॉप्ट हुई थी। उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। पार्टीज अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फर्स्ट बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। हर पार्टी को एक बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है और नेशनल इन्वेंटरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और फर्स्ट टाइम इसको सबमिट करना है बाय 31 दिसंबर 2024, जिसके अंदर ये सारा डाटा जो हमने डिस्कस किया है एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क वो उनको सबमिट करना है। वंस ईटीएफ इज फुली इंप्लीमेंटेड, यानी कि जब एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क फुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर सकें, रिव्यू कर सकें, कंपैरिजन कर सकें और असेसमेंट कर सकें कि हमने कितना ग्लोबली प्रोग्रेस कर लिया है, कितनी हमारी ग्लोबल एमिशंस कम हुई हैं, कितना हमारा टेम्परेचर राइज जो है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, कितना हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ग्लोबली शिफ्ट हो गए हैं, कितना % काम करना हमारा बाकी है, हम अपने टारगेट से कितनी दूर चल रहे हैं। इस सब की असेसमेंट हम ईटीएफ के आने के बाद ही कर पाएंगे, इसीलिए इसको इस साल 31 दिसंबर से अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं COP29 जो हमारा लास्ट ईयर दुबई के अंदर हुआ है। इसके अंदर ऐसे क्या क्या नई चीजें हुई हैं पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड, कौन कौन सी हमने नई चीजें अडॉप्ट की हैं। पहला है इसमें, इट वाज एग्रीड इन COP28 दैट गवर्नमेंट्स मस्ट एस्टैब्लिश अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल। क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स का मतलब ये है कि जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं उसके लिए हमें फाइनेंसिस कब कितने चाहिए होंगे। अगर हमें 2030 तक कोई टारगेट अचीव करना है जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो आज हमें उसके लिए कितने पैसे खर्चने की जरूरत है। तो COP28 में ये एग्री हुआ था कि बाय COP29, जब तक COP29 होगा जो कि 2024 में हुआ है बाकू अजरबैजान के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम फाइनेंशियल गोल को फाइनल कर देंगे। यानी कि जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसे सारी पार्टी साइन करेंगी एग्री करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद। ये हमने डिसाइड किया था COP28 में कि हमारा नेक्स्ट ईयर का जो अचीवमेंट है वो फाइनेंशियल गोल होगा, जो कि हमने रिसेंटली देखा है कि अचीव भी हुआ है। ऑल्सो एट COP30 यानी कि जो 2025 के अंदर हमारा COP30 होने वाला है, उसके अंदर हमें क्या करना है, दे मस्ट कम प्रिपेयर्ड विद अ न्यू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जो एनडीसीज हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा है, उनको नए एनडीसीज बनाने होंगे COP30 के अंदर, जो कि कवर करेंगे सारी ग्रीन हाउसेज गैसेस को, जितनी भी हमने जीएचसी इसके अंदर कंसिडर की उन सबको वो कवर करेंगे, और अलाइंड होंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिमिट को। यानी कि इससे पहले जो कंट्रीज ने एनडीसी सबमिट किए हैं वो इसके साथ कंप्लीटली अलाइन नहीं थे। उसमें कंट्रीज सिर्फ अपना प्रोग्रेस बता रहे थे, हाँ जी हमने इस साल में ये प्रोग्रेस किया है, नेक्स्ट ईयर का हमारा गोल ये है। इस साल से फ्रॉम COP30 उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो इसी के रिगार्डिंग ही अपना प्रोग्रेस बताएंगे कि इसके रिगार्डिंग हमें 2030 तक अगर हमें ये अचीव करना है तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी इस साल की टारगेट्स होने चाहिए उनको हमने कितना अचीव किया, नेक्स्ट ईयर के हमारे टारगेट्स कितने होने चाहिए। और जो COP28 की सेंट्रल आउटकम कही जा सकती है, जो मेन आउटकम है COP28 की, वो है ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ एक अचीवमेंट थी कॉप 28 की। दूसरी जो उसकी मेन अचीवमेंट थी वो थी ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक एक डाटा बैंक है, पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री से जो भी डाटा आ रहा है उसको एक डाटा बैंक के अंदर डाला जाता है, और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा कॉम्प्रीहेंसिव अचीवमेंट क्या हुआ है, हमने कितना अचीव किया है ग्लोबली, हम कितना पीछे चल रहे हैं अपनी टारगेट से, कहाँ हम अपने टारगेट से अहेड चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो ग्लोबल स्टॉक डेल हमें निकाल के देगा। इट रिकॉग्नाइजेस ग्लोबल जीएचजी एमिशंस नीड टू बी कट 43% बाय 2030। हमारा 2019 का जो डाटा है, जब हमने उसको ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर डाला तो हमें पता चलता है कि बाय 2030 हमें 43% अपने ग्लोबल हाउसेज एमिशंस को कम करना पड़ेगा, तभी हम अपने 1.5 डिग्री टेम्परेचर लिमिट के अंदर पहुंच पाएंगे। इट नोट्स पार्टीज आर ऑफ ट्रैक इन मीटिंग देयर एग्रीमेंट गोल्स, और इसने ये भी नोट किया कि हमने 2019 का जो डाटा को जब हमने करंट डाटा के साथ कंपेयर किया तो अभी हम 2030 के गोल को अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। The stocktake calls on parties to take actions toward achieving at a global scale a tripling of renewable energy capacity and doubling of energy efficiency improvements by 2030। ये सेम लाइन्स हमें एसडीजीज के अंदर भी मिलती हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएनओ ने रेडी किए हैं या फिर जो नीति आयोग ने हमारे लिए रेडी किए हैं, उसके अंदर भी हमें सेम लाइनें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि 2030 तक हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है जो है उसे ट्रिपल करना होगा ग्लोबली, और अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना होगा। और ये डाटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ग्लोबल स्टॉक टेक, कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में कितना हमने बढ़ोतरी की है, कहाँ हम एनर्जी एफिशिएंसी में हम कहाँ कितनी इंप्रूवमेंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस साल का कॉप 29 जो अभी अभी रिसेंटली कल्मिनेट हुआ है नवंबर के महीने में बाकू अजरबैजान के अंदर। क्या कॉप 29 में अचीव हुआ है? तो सबसे पहले पार्टीज आर टू कम अप विद एम्बिशियस इकोनॉमी वाइड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स covering all GHG other factors aligned with 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ COP 30। इसकी हम लास्ट स्लाइड में भी बात कर चुके हैं कि कॉप 28 के अंदर ये डिसाइड किया गया था। कॉप 28 के अंदर कॉप 29 और कॉप 30 को लेके एक एक चीज एग्री की गई थी। 29 में हम एक फाइनेंशियल गोल को फाइनल कर देंगे, अपने फाइनेंशियल एग्रीमेंट को फाइनल कर देंगे कि हम कितना पैसा किस साल क्लाइमेट के ऊपर खर्चेंगे, और 30 में हम क्या फाइनल करेंगे कि जो भी कंट्रीज अपने एनडीसी सबमिट करेंगे उसके अंदर वो इस टारगेट को ही इस टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या अपनी जो असेसमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे। उनका जनरल डाटा नहीं लिया जाएगा, उनको इसी के ऊपर अपना डाटा सबमिट करना होगा कि वो इस गोल से कितनी दूर चल रहे हैं, इस गोल के लिए उन्होंने क्या किया है, और उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है या उनके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट वो कर रहे हैं वो इस गोल से कितनी दूर रह रहे हैं। तो ये फिर से कॉप 29 के अंदर डिस्कस हुआ है कि नेक्स्ट ईयर से हमारे जो हर कंट्री एनडीसी सबमिट करने वाला है वो इस गोल के लिए होगा, ना कि कंट्री के अपने गोल के लिए होगा कि वो अपने क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉप 29 रीच्ड ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन कार्बन मार्केट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस बहुत न्यूज में रह रही है, कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स जो है उसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ ही एंडोर्स किया गया है कि हम अगले साल से या आने वाले 2-3 साल के अंदर हम कार्बन मार्केट्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। कार्बन मार्केट एक क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट शॉपिंग में हमारे काम आते हैं। इसी तरह से कार्बन मार्केट्स होंगी। जब भी कोई कंपनी जो कि कोई इंडस्ट्री कोई आइटम प्रोड्यूस करती है, अगर वो CO2 एमिशंस नहीं करती है, अगर वो एनवायरनमेंट की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देती है, तो उसके लिए उसको मिलेंगे क्रेडिट पॉइंट्स, कार्बन क्रेडिट्स, जिसको वो यूज कर सकती है अपने नेक्स्ट डील्स के अंदर। और जो कंपनीज एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती हैं उनको पहले कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे दूसरे किसी से, तभी वो अपने सामान को मार्केट में या दूसरे कंट्रीज को बेच पाएंगे। यानी कि एक कंपनी, अगर हम कंपनी ए ले लें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो ग्रीन हाउसेज एमिशंस के ऊपर काम कर रही है, उसको रिड्यूस कर रही है और ग्रीन हाउसेज एमिशन जीरो की तरफ वो धीरे धीरे जा रही है, तो वो कंपनी अपने खुद के कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर पाएगी। जबकि दूसरी कंपनी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही है, उसके पास कोई कार्बन क्रेडिट्स नहीं होंगे और उसको मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए कार्बन क्रेडिट्स पहले खरीदने होंगे, जो कि वो कंपनी ए से पहले कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगी। खरीदने के बाद वो उन्हीं के ऊपर बेस पे अपने सामान को बेचेगी, यानी कि उसको डबल पैसे खर्चने होंगे, एक तो अपना सामान बनाने के लिए, दूसरा कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए। ये दोनों खर्चे करने के बाद ही कंपनी जो है ट्रेड कर पाएगी। इसलिए कार्बन, यही एक नई कॉन्सेप्ट है जो इस बार साइन किया गया है कॉप 29 में कि कार्बन मार्केट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिस सिस्टम विल हेल्प कंट्रीज मीट देयर क्लाइमेट गोल्स बाय ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड थ्रू प्रोजेक्ट्स दैट आर
that will reduce greenhouse gases emissions. COP29 concluded with agreement calling on developed countries to deliver 300 billion per year. COP29 के अंदर जो दूसरा हमारा डिसीजन जो पेंडिंग था फाइनेंशियल गोल्स वाला, वो कंक्लूड किया गया है 300 बिलियन पर ईयर। 300 बिलियन पर ईयर डेवलप्ड कंट्रीज हर साल देंगे फॉर क्लाइमेट एक्शन टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक अमाउंट है जो फिक्स की गई है, और ये जो अमाउंट है ये पर ईयर है, एनुअली है। एनुअली हर डेवलप्ड कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है सो दैट कि हम 300 बिलियन डॉलर्स एनुअली डेवलपिंग कंट्रीज को दे सकें, सो दैट वो अपने क्लाइमेट वाले प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें। और कुछ देश हैं जिस इंडिया, नाइजीरिया, क्यूबा एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज लेड बाय इंडिया, इन्होंने इस प्रपोजल को फियर्सली रिजेक्ट किया है। इसको शॉर्ट बोला है कि दिस इज शॉर्ट ऑन फाइनेंसेस, कि ये जो हमने अमाउंट फिक्स किया है COP29 के अंदर, अजरबैजान के अंदर बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद, ये अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है, बहुत ही मीगर है। क्योंकि इतने पैसे अगर हम हर साल खर्चेंगे 2035 तक, तो हमारे गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ये अमाउंट बहुत कम है। एक्चुअली में हमें जो अमाउंट की ज़रूरत थी वो थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हमने जो प्लेज की है डेवलप्ड कंट्रीज ने वो की है ओनली 300 बिलियन पर डॉलर, जो कि उससे काफ़ी कम है, जिस वजह से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है। यही इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि इस अमाउंट से हम गोल्स को तो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई है जिसमें बहुत कम अमाउंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रोजेक्ट की है या फिर प्लेज की है। हम देखते हैं अभी COP29 के आगे हमारा नेक्स्ट फ्यूचर क्या है। तो COP29 के बाद हमें कुछ डाटा जो मिला है उसमें हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर करंटली दी बिगेस्ट एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज। तो हमारे बिगेस्ट एमिटर्स कौन है? चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है। ये चार वो देश हैं। यूरोपियन यूनियन वैसे देश नहीं है, एक यूनियन है। तो जहां से हमारा सबसे ज़्यादा एमिशंस होता है, और इंडिया इसमें रैंक सबसे नीचे रैंक करता है पर कैपिटा में। तो पर कैपिटा अगर हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें अपने ग्रीन हाउसेज एमिशंस के साथ, तो हमारी जो पर कैपिटा एमिशंस है वो लोएस्ट है। और हाईएस्ट पर कैपिटा वर्ल्ड में कौन करता है? यूएसए एंड रशिया। दे आर दी हाईएस्ट एमिटर्स ऑफ कार्बन हाउस एमिशंस। इंडिया फॉर इट्स पार्ट हैड कॉल्ड ऑन रिच नेशंस टू प्लेज 600 बिलियन पर ईयर। इंडिया ने इस मीटिंग के अंदर डेवलप कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया था कि आप 600 बिलियन को प्लेज कीजिए पर ईयर, सो दैट हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने जो फाइनली अचीवमेंट एग्रीमेंट जिसको हमने अचीव किया वो है ओनली हाफ ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि 300 बिलियन पर $300 per year. The final deal in Baku, half of that did not specify how much of the core public finance goal should come as grants and cheap loans. तो ये जो अमाउंट प्लेज की गई है $300 बिलियन, इसके अंदर ये भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये ग्रांट्स की फॉर्म में होगी या चीप लोन्स की फॉर्म में होगी, जिसको कि स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी था। एक डेवलपिंग कंट्री को ये अमाउंट जब मिलेगी तो उसको वो एक ग्रांट की फॉर्म में दी जाएगी या उसको एक लोन दिया जाएगा, ये स्पेसिफाइड नहीं है। जिसको स्पेसिफाई करना उसमें ज़रूरी था। और हमारा फ्यूचर के लिए क्या चैलेंज आने वाला है? अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को टेक ओवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट रहे थे उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया था। पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करने का मतलब है कि यूएसए अब इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई फाइनेंसिस इसमें प्रोवाइड नहीं करेगा। उन्होंने इस बार भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में बोला कि मैं कोई भी अमेरिका के बाहर, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं अमेरिका के बाहर कोई भी खर्चा नहीं करूंगा। और काफ़ी चांसेस हैं कि वो उनके आने के बाद अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर ले। अगर अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेता है तो ये जो अमाउंट हमने फिक्स किया $300 बिलियन पर डॉलर, इसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। हो सकता है उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इससे विड्रॉ करें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी इस गोल को अचीव करने के लिए, जिस वजह से हमारा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस या क्लाइमेट एक्शंस जो हैं वो हॉल्ट हो सकते हैं, रुक सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर फ्यूचर के लिए क्या है? इंडस्ट्रियल कंट्रीज बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉप पुश्ड हार्ड टू एक्सपैंड द डोनर बेस फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टू इंक्लूड रिचर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना, ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स, अ प्रपोजल फियर्सली रिजेक्टेड बाय इंडिया। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का ये कहना है कि 300 बिलियन के अंदर सिर्फ हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना होगा। कौन से कंट्रीज? जो ऑलरेडी डेवलप होने के बहुत नज़दीक हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑलरेडी बन चुका है। दूसरा इसमें आते हैं ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत हाई है। तो ये दोनों डेफिनेटली इनको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का कहना है। और अगर ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट नाम जो है वो इंडिया का आएगा कि इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा है, जो इंडिया के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हम अभी अपने गोल्स को भी ठीक से फाइनेंस नहीं कर पा रहे, हम दूसरे कंट्रीज़ के गोल्स को फाइनेंस करने के लिए हमें बहुत इसमें मुश्किल आने वाली है। तो ये रीज़न था कि इंडिया ने इसको फियर्सली रिजेक्ट किया एक और प्रपोजल को। हो सकता है कि नेक्स्ट कॉप के अंदर फिर इसको डिस्कस किया जाए। तो ये था हमारा टोटल समरी कॉप का। इस कॉप के अंदर जो हमारी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है अजरबैजान के अंदर, उसके अंदर फाइनली हमें क्या क्या हमें देखने को मिला है। तो इसके साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।